हेलो नमस्कार, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मटेरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो आज हमारा श्वसन तंत्र का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग श्वसन संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठा कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको श्वसन की आगे की सारी प्रक्रिया बखूबी समझ में आए। जैसे कि दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि श्वसन होता क्या है और श्वसन की जो प्रकार होती हैं और किस टाइप की होती हैं, और श्वसन का मेन मकसद हमारे शरीर में क्या होता है, क्या सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन यहीं तक है या इसकी आगे की कोई कहानी है। तो इस वाले लेक्चर में अगर आप पहला लेक्चर देखते हैं, 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो आपको पूरी तरह से प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। और ये तो बस आपका झोल झाल है, बस ऐसे समझिए निपट जाएगा। अगर आपने पहले लेक्चर देखा होगा तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये लेक्चर लेकर आए हैं सिर्फ आपकी थ्योरी के लिए है, बाकी आपको सारा कार्य विधि हम उस वाले लेक्चर में समझा दिए हैं। ये इस वाले में हमारा बस मकसद रहेगा, आपका जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उसका थ्योरी बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने के वाले हैं इसमें मानव श्वसन तंत्र हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं 5 नंबर के, कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए। नामांकित का मतलब होता है सिर्फ आपको एक डायग्राम बना के उसका नाम अंकित कर देना है, इसको बोलते हैं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और अगर एक प्रश्न ऐसा आ रहा है कि मानव श्वसन तंत्र क्या है, कार्य विधि को समझाइए, तो आपके श्वसन तंत्र की आकृति के साथ साथ पूरी प्रक्रिया भी समझानी पड़ती है। ठीक है, श्वसन तंत्र आपको बनाने के लिए बहुत इजी प्रोसेस होता है। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना, उसका एक ऊपर का एक ढांचा बना लेना है, जो कि आप ऐसे कर पाओगे, सब लोग कर पाओगे यहाँ तक। फिर उसका एक आगे का नाक बना दीजिएगा। भाई नाक जो ये कैसा बन गया है, बकुला का ठोर बन गया। ठीक है ना, ये देखिए, ये नाक बनाना है आपको, ऐसा कुछ कर लेना है। ठीक है, फिर इसके जो ओठ है ऐसे बना लेने हैं, फिर इसका ऐसे इस तरह से मुखमंडल बना लेने हैं, जो कि आप लोग बना सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से अपना अपना भी बना लीजिएगा। ठीक है, ये किसी गुस्साई आदमी को थोबड़ा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लोग अच्छा बनाएंगे हमसे, मुझे पता है। फिर आप लोग नासिका रेशमी का कुछ ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक बना लेंगे आप लोग। ओके, लैगिंग्स के लिए आपको ऐसे कंठ की दृष्टता एक थैली की तरह बना लेना है। चलिए, यहाँ तक आपने कर लिया होगा। इसको आप लाइए 11 सेंटीमीटर का एक लंबा सा नली लाइए ऐसा। ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से आकार दीजिए और ऐसे कर लीजिएगा। इतना हो जाएगा आप लोग से। यहाँ इतना करने के बाद कुछ नहीं करना बाबू, देखिए यहाँ से ऊपर से उठाइए और ये घुमाइए। ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर डाउन कीजिए, बस ये कर दीजिए, ये हमारा लंग्स बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए हमने कैसे बनाया। इसको ऊपर से उठाइए, ठीक है, पेन को छोड़िएगा नहीं, ऊपर से उठाइए, इस तरह से घुमाइए और इस तरह से आकार देते हुए ऐसे मिला दीजिए। इस तरह से आप लंग्स बना पाएंगे। और कितना इजी प्रोसेस था, देख लीजिए, और हो गया काम। उसके आगे का प्रोसेस कुछ करना ही नहीं है। उसके आगे आपको क्या करना है, जो भी आपकी जो ब्रोंकियल्स है ना, इसको आगे की ओर शाखाओं में बांट दीजिए। शाखाएं समझ में आती है, टहनी की तरह ऐसे बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए ऐसे। इसमें टूट गया, ये शाखा इसमें आ गई, ये शाखा यहाँ गया, वो यहाँ गया, वो यहाँ गया। जैसे पेड़ पौधे टहनियाँ देखे हैं, उसी तरह से आपको इसकी टहनियाँ बना देनी है। ठीक है, ऐसे। और लास्ट में क्या करना है, आपको एक गुब्बारे की तरह गोल 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 कर देना है। ये आपको गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह होती है, इसमें हवा भरे होते हैं। ठीक है ना, एल्वोलाई कहते हैं या इसको वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको बना देना है। देखिए, जरूरी नहीं आप दोनों ही बनाएंगे, आप एक को ऐसे छोड़ दीजिए और एक अंदर का बना भी सकते हैं। इतना करने के बाद आपको एक पतली सी झिल्ली बना देना है। ठीक है, झिल्ली कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये यहाँ से एकदम जो भी है उसको दोहरा दीजिए। इसकी एक झिल्ली होती है, लंग्स के ऊपर बहुत महीन पतली झिल्ली होती है, उसको प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आप झिल्ली बना देंगे ऐसे। देखिए, ये हो गया हमारा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया हमारा झिल्ली। ठीक है, इतना बना देंगे बस। उसके आगे कुछ रह नहीं गया है। आपको क्या करना है कि आपको एक डायफ्राम बनाना है। डायफ्राम का नाम आप सुने होंगे, डायफ्राम देखिए ऐसे बना देना है। ठीक है, ये हमारा बन गया डायफ्राम। उसके बाद आपको ऊपर ऊपर बना देना है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनी समझते हैं ना, ऐसे हमने कल बताया था रक्त वाहिनियाँ क्या करती है। देखिए ऐसे। और ब्लड सेल्स बना दीजिए। रक्त वाहिनियाँ है तो उसमें रक्त होगा ही, ये रक्त के कारण आरबीसी को पता ही होगा, लाल रंग की होती है, ये हमारा आरबीसी है। ठीक है, ऐसे देखिए, बस हो गया आपका। नाम के साथ करना है तो नाम अंकित कर दीजिए। देखिए, नाम आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप इसको मुख नाम दे देंगे, ये हमारा मुख हो गया। इसको आप बोलेंगे कि ये नासिका रेशम है, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, नासिका रेशम। ये हमारा क्या है, नासिका रेशम है। ठीक है, ये आपको बोलना है लैरिंग्स है। ये क्या है आपका, लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं हम लोग कंठ। ठीक है, लैरिंग्स जो है स्वर यंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है,
और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक नली होती है एपिथेलियम की बनी है ना, बहुत मुलायम लचीली सी बनी है। तो जैसे मान लीजिए कुछ सांस छोड़ना है, बोतल में हवा भर रहा है, हवा जब निकल जाएगा तो नहीं तो चिपक जाता है, जब उसमें हवा भरता है तो फूल जाता है बोतल, जब हवा निकलना होता है तो पिचक जाता है, होता है ना ऐसा। जो फुलाते हैं हम लोग भी बोतल को चिपका लेते हैं गाल में से, चिपक जाता है। तो सोचिए अगर ये मांस की बनी हुई है, जब हवा छोड़ेंगे तो चिपक ना जाएगी दोनों थैलियाँ, इसकी चिपके ना, इसके लिए यहाँ पे ना क्या होता है, उपास्थि की बनी हुई अर्धवलय होती है ना, पकड़ी रहती है, उपास्थि की बनी हुई ऐसे धाई आप छुएंगे तो महसूस होगा कि कुछ कुरकुर, जिससे हम लोग चिकन खाते हैं तो लगता है ना कहीं कुरकुर लगता है खाने में, एक हड्डी टाइप का ही होता है उजला, और खाते हैं तो कुरकुर लगता है, मतलब थोड़ा सा आप कुछ खाते होंगे तो बता रहे हैं। तो वैसा ही यहाँ पे उसी को बोलते हैं उपास्थि, जो हड्डी होता है उसको अस्थि कहते हैं, और जो मुलायम होता है ना कुरकुरा टाइप का, ठीक है ना, कभी चिकन में देखिएगा ध्यान से उसका होता है एक पार्ट पाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं उपास्थि। तो वैसा ही आपका वलय यहाँ पाया जाता है, उपास्थि में है, ठीक है, हड्डी में नहीं है, कैसे है, उपास्थि में है, वो भी अर्ध है, अर्ध वलय का मतलब आधा, आधा बस छेका हुआ है ना, अर्ध वलय आपका उपास्थि में पाया जाता है, देखिए ऐसे उपास्थि में पाता है, और यहाँ तक भी पाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ तक बना लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं हम लोग श्वास नली, क्या बोलते हैं हम लोग, श्वास की नली है, इसको बोलेंगे श्वास नली। बाकी आपको पता ही है इसको फेफड़ा कहते हैं, बाकी पता ही आपको क्या कहते हैं, इसको तो बोलते हैं फेफड़ा, जो कि आप देखें आप लिखे हुए फेफड़ा, ठीक। ये झिल्ली है, लिख दीजिएंगे हम लोग प्यूरल मेम्ब्रेन, प्यूरल झिल्ली का नाम है इसलिए लिखेंगे प्यूरल झिल्ली, ठीक है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो छोड़ भी सकते हैं। इसको नाम है मत भूलिएगा, इसको बोल दीजिएगा ये रक्त वाहिनियां है, क्या है, ये रक्त वाहिनियां है, ठीक है। और नीचे वाले का नाम जरूर दीजिएगा, ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम है। चलिए, ये आपने डायग्राम आपने देखा कैसे बनाया गया था और क्या क्या नाम दिया गया था, बस 5 नंबर लेकर आ जाएंगे फटाक से। बाकी प्रोसेस समझना है तो हम यहीं पे आपको क्रिया समझाते हैं कि इसमें क्रिया चलती कैसे है और क्या प्रोसेस होता है। देखिए बाबू, श्वसन के लिए आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि श्वसन का मतलब सिर्फ वायुमंडल से नाक से सांस लेकर फेफड़ा में हवा भर दिए और फिर से उसको छोड़ दिए, यही श्वसन नहीं था। आज तक आप लोग यही समझ रहे होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। श्वसन का मतलब खाली सांस भर के फेफड़वा में फिर निकाल देंगे तो इसका क्या मतलब होगा, भर के निकाल दो, कोई मतलब बन रहा है। जब इसको भर के निकालना ही था तो फिर हम भरेंगे क्या है। तो श्वसन आपका सिर्फ सांस फेफड़वा में भर के निकालना ही नहीं होता है, ठीक है ना। ये फेफड़ा ऐसे नहीं बैठा हुआ है फालतू में, इसके बहुत महीन काम है और बहुत लंबा लॉन्ग ड्यूटी करता है ये, ठीक ना, और 24 घंटा अनलिमिटेड ड्यूटी करता है ये। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, ठीक है, कि ये आपका क्या कितने मायने रखते हैं। होता क्या है बाबू, देखिए ध्यान से फिर समझा रहे हैं। सबसे पहले इस नाक के द्वारा हम लोग सांस को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल में से हवा को ग्रहण करते हैं, ठीक है। आपको और आगे दिखाया जाएगा कि नासिका रेश में आपको पता होगा कि रोम पाए जाते हैं, रोम समझ में आती है, बाल। चलिए मैं छोड़िए, मोटा में बताते हैं। सबसे पहले नाक के द्वारा हवा को लिया जाता है, लेने के बाद पता ही होगा भोजन में बताया था कि यहाँ पे 2 रास्ता होता है, हई वाला रास्ता जाएगा श्वास नली में, हई वाला रास्ता जाएगा खाना वाला नली में, तो कौन में जाए, ठीक है ना। तो आप सांस जो है, सांस खाना वाला जगह करेगा नहीं ना, वो सोचेगा नहीं भाई हम तो हवा है, हवा वाला रास्ता में जाएंगे, तो वहां पे चुनना पड़ता है, ठीक है। और जब खाना खाएंगे हम, तो खाना खाने के बाद वहां पे भी 2 रास्ता चुनना है, भाई कौन सा रास्ता में जाए, एगो सांस वाला रास्ता है, एगो खाना वाला रास्ता है, कौन सी नली में हम जाए। तो खाना जो है वो तो आपका ग्रास नली में जाएगा, ग्रास का मतलब भोजन वाला नली में जाएगा, और जो श्वास वाला नली है वो कहाँ जाएगा, श्वास नली में जाएगा, इसको हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं। तो आपका नाक से हवा जो चला गया सीधे यहाँ पे लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र ना, स्वर यंत्र आपका श्वास के द्वारा माध्यम से ही खुलता है। सांस रोक के सोचिएगा कुछ गा दे बोल दे तो हो जाएगा, नहीं होता है। आप कभी देखे हैं हम लोग जब गाना वाना गाते हैं तो सांस फूलने लगता है ना, इसीलिए क्योंकि इसके यहाँ पे कंठ होता है, उसी को स्वर यंत्र भी कहते हैं। कंठ खुलेगा ना तो भी आपका हवा अंदर जाएगा, कंठ वाला और आपका स्वर वाला श्वास नली का रास्ता एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हवा होते हुए कहाँ चली जाएगी बताइए बब्बू, कहाँ चली जाएगी, श्वास नली में चली जाएगी। यहाँ से हवा आपके नाक से होते हुए कहाँ चली गई, श्वास नली में चली गई। अब ये हवा श्वास नली में आई ना तो इसके 2 भागों में बट गया, श्वास नली के 2 भाग, यहाँ पे श्वास नली था, यहाँ पे श्वसनी हो जाएगा। यहाँ पे श्वास नली कह रहे हैं ना, एक रास्ता को श्वास नली कह रहे हैं, लेकिन यही रास्ता अगर 2 भागों में बढ़ जाएगा, होता है ना बड़की नहर की छोटकी नहर 2 बढ़ जाती है, उसी प्रकार से एक श्वास नली है, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांट देगा, वो हेने चला गया, वो हेने मुड़ गया, श्वसनी कहेंगे, ठीक है। बड़ी सी था तो श्वास नली, और ये क्या हो गया आपका श्वसनी। आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। इस वाले पार्ट को जो आपका यहाँ छोटा सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी, श्वसनी, श्वसनी कहते हैं, श्वसनिका, ठीक है, श्वसनिकाएं कहते हैं, श्वसनी, श्वसनी ही कहते हैं, ठीक है, श्वसनी।
देखिए श्वसनी कहते हैं, सॉरी बस देखिए श्वसनी कहते हैं, ठीक है। कितने श्वसनी है? दो, दायां श्वसनी और बायां श्वसनी। तो ये हवा हवा जो होती है ना दोनों श्वसनी में खुल जाती है और फेफड़ा में चली जाती है। दो फेफड़े हैं आपके पास, ये आपका दाहिना फेफड़ा, ये आपका बायां, ये दाहिना और ये आपका बायां, ये आपका दाहिना पोर्शन है और ये आपका बायां वाला भाग है, ठीक है। ये बायां हो गया। वहां के बाद आप जैसे ही यहाँ से हवा इस श्वास नली से होते हुए दोनों श्वसनी में जाएगा, उसके बाद हवा का एक छोटे छोटे और रास्ता में बढ़ते चला जाएगा, है ना। यानी इसके बाद आपका कुछ हवा यहाँ जाएगा, कुछ हवा यहाँ जाएगा, कुछ हवा इसमें यानी ऐसे हवाएं क्या होते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। श्वसनी तो है मेन था, लेकिन ये और छोटे रास्ता बढ़ गया तो इसको बोलेंगे श्वसनिकाओं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? श्वसनिकाओं कहेंगे, श्वसनिकाओं। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये श्वास नली था, श्वास नली से दो रास्ते खुल गए तो श्वसनी कह रहे थे, और यही श्वसनी अलग अलग रास्तों में जब खुल रही है ना, महीन छोटे छोटे, तो क्या कह रहे हैं हम लोग? श्वसनिकाओं कह रहे हैं। और ये श्वसनिकाओं आगे आके गोल गोल एक वायु प्रकोष्ठिका की तरह बन जा रही है। वायु प्रकोष्ठिका मतलब हवा का कोष्ठक है, हवा का गुब्बारा ना, कोष्ठी, पहले जब लोग कोठिला भी बोलते थे, ठीक है ना, वही आपका कोठिला ही है, कोष्ठी ही है। कोठिला क्यों बनता था? मतलब चावल अनाज का भंडारण करने के लिए। हालांकि अब तो बहुत कुछ मार्केट में उपलब्ध है, एक से बढ़ के एक, है ना, साइंस पूरा बदल रहा है, तो बदलेंगे नहीं लोग। तो वही कोठिला यानी कि कोष्ठी होता है ना, उसको कोष्ठी ही कहते हैं। गाँव के लोग कोष्ठी ना बोले कोठिला कहते थे। तो यहाँ पे आपका होता था एक बहुत ही महीन झिल्ली, बैलून की तरह बना, एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ भाग होता है, उसको कोष्ठी कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वायु कोष्ठिका। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वायु कोष्ठिका कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यूओलाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एल्वियोलाई भी कहते हैं, वायु कोष्ठिका हो गया। तो ये आपके हवा यहाँ तक आप पहुंचा, ठीक है। श्वसन में प्रक्रिया समझिएगा। आपने जो सांस लिया था वो कहाँ गया, ठीक है ना। देखिए आपने जो सांस लिया था वो श्वास ट्रैकिया से ना, यहाँ से लैरिंक्स से होते हुए आपका श्वास नली में गया। श्वास नली में क्या पाए जाते हैं बताइए? एक ये क्या बताए थे हम लोग? क्या बताए थे? ये उपास्थि, जो पुरु होता है ना, उपास्थि का बना हुआ अर्धवलय पाया जाता है। अर्धवलय मतलब आधा, पूरा रहे तो पूर्ण वलय कहते हैं। वलय मतलब गोल। तो अर्धवलय पाया जाता है। क्यों पाया जाता है बताए थे अभी ना, ताकि फेफड़ा जो है ना, जो ये नली जो है, सांस छोड़ते समय पिचक न जाए, उसीलिए उसको इतना गोल टाइटली रहे, इसके लिए उसको आधा दूर में कवर लगा दिए ताकि इसमें सट न जाए, नहीं रहता ना, चिपक जाता है, ठीक है ना। श्वास नली से हवा कहाँ चला गया? श्वसनी में। कहाँ चला गया? श्वसनी में। श्वसनी का रास्ता कहाँ खुलता है बताइए? श्वसनिकाओं में। श्वसनी का रास्ता कहाँ खुल रहा था? श्वसनिकाओं में। और ये श्वसनिकाओं जो है आप देख सकते हो, सबसे अंतिम सिरा पे वायु प्रकोष्ठिका के रूप में है ना, जो कोठिला एक भंडार है, ठीक है, वायु प्रकोष्ठिका। यानी इसमें हवा क्या हो गया? आपका स्टोर हो गया है ना, इकट्ठा हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि जस्ट आपके फेफड़े के बगल में एक पतली सी हम ब्लू कलर का झिल्ली बनाया है ना। ये आप जो दिख रहा है ब्लू कलर का, आपको जो ब्लू मार्कर से बना है वो आपका झिल्ली है। इसका नाम है प्यूरल मेम्ब्रेन, प्यूरल झिल्ली। ये बहुत पतली होती है, दोहरी झिल्ली है लेकिन बहुत पतली होती है और बहुत महीन होती है, ठीक है। जैसे अंडे की झिल्ली देखिए, अंडे के ऊपर जो झिल्ली होती है, जो बॉयल किया हुआ अंडा होता है, उसका कोवर जब निकालते हैं तो उसके ऊपर एकदम पतली महीन झिल्ली निकलती है, अंडे की झिल्ली, ठीक है। उसी प्रकार से आप ये प्यूरल मेम्ब्रेन होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़ा होते हैं, वो भी एक कवर में होती है, दोहरी झिल्ली की होती है, ठीक है। तो ये जो झिल्ली होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपका महीन होती है, बहुत पतली होती है। तो ये जो हवा है ना, ये जो हवा है ना, इसको पार करके, इस झिल्ली को पार करके इस झिल्ली को पार कर जाती है, ठीक है। जब ये झिल्ली को पार कर जाएगा हवा, तो बगले में क्या है आपका? देखिए रक्त की वाहिनियां बह रही है, यानी कि आपका ये O2 जो है ना, इस झिल्ली को पार करके चला जाता है। कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे काम आ रही है? विसरण प्रक्रिया कहेंगे। जब आपका बंद गुब्बारों से धीरे धीरे आपका बैलून से, बताया था ना कल आपने वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आपका ये बंद गुब्बारों से जो बैलून निकलता है उसको विसरण ही कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो आपका लंग्स है, उससे जो वायु प्रकोष्ठिका है उसमें हवा भरा हुआ था, लेकिन इसके सटी हुई आपका लंग्स का दीवार है और आपका झिल्ली का दीवार है, लेकिन ये झिल्ली बहुत पतली है, ये बहुत पतली है, इसीलिए हवा क्या होती है? O2 क्या होती है? इससे बाहर निकल के चली जाएंगे, इसमें सारे O2 आपके चले जाएंगे इसी रक्त वाहिनिया में, ठीक है। अगले जो चैप्टर हमारा परिवहन है, उसमें हम लोग समझेंगे कि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। तो देखिए फेफड़े में शुद्धिकरण ही प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पूरे शरीर में घूमने के बाद CO2 बन जाता है। पता ही हो ना, ये हवा क्या करता है? ये हवा आपका मकसद है रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाना। जो आपने सांस लिया है, जो आपने ऑक्सीजन लिया है, उसका मकसद फेफड़े में जाना नहीं था, उसका मकसद है आपकी कोशिका में पहुंचना।
इसके लिए वो फेफड़ा में गया, फेफड़ा से कहाँ चला गया, फेफड़ा चला गया ये रक्त कोशिकाओं में, रक्त वाहिनियां में चला गया। यहाँ पे रक्त वाहिनियां में आपका हीमोग्लोबिन होगा, पता ही होगा रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में फिट कर लेगा, जोड़ लेगा, होता है ना, जैसे कि डब्बा जोड़, बोगी जोड़ना, स्टेटर में टंकी ये जोड़ना, वैसे ही उसको अपने में जोड़ लेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में जोड़ लेगा, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के भी कहते हैं, आगे बताएंगे। तो ये ऑक्सीजन को लेकर सीधे आपका कहाँ चली जाती है, यहाँ पे हृदय होता है, ठीक है, क्या होता है आपका यहीं पे लिखे ना हृदय का स्थान, यहाँ लिखे हृदय का स्थान, यहीं पे आपका हृदय होता है। तो ये ऑक्सीजन आपका फेफड़े से निकल के चली गई कहाँ, रक्त वाहिनियां में, और रक्त वाहिनियां का घर कहाँ है, हृदय है। तो ये O2 आ गया आपका हृदय में, ठीक है। हृदय का प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दायां बायां अलिंग होता है और किस तरह से रक्त को पंपिंग करता है। पंपिंग का मतलब पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये हृदय में रुका नहीं, हृदय में जैसे ही आया शुद्ध होके, है ना, यहाँ से यहाँ नीचे आया, इसमें ना पता है धड़कन चलती है, डबडब डबडब। हृदय में होता है आपका शुक्लन, शिथिलन, संकुचन होता है ऐसे ही। तो इस दौरान आपका जो ब्लड था ना, ये ऐसा दबता है नीचे की दीवार, फचाक से क्या मार देता है, पूरे पंपिंग पूरे शरीर में आपको घूम जाएगा ऑक्सीजन। यानी इतना जोर से पंपिंग होता है, इतना जोर से पंपिंग होता है कि ये ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से आपके पूरे शरीर में दौड़ जाती है, और ये ऑक्सीजन आपकी प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। वही कोशिकाओं में जाके, और आपका जो पाचन प्रक्रिया में हम समझाए थे ना कि जूस बनता है, और जूस भी कहाँ चला गया था, आपको कोशिका में पहुंचा था। माइटोकॉन्ड्रिया को पता होगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। तो वही ये ऑक्सीजन जाएगा और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज था उसी को ये ऑक्सीजन पचाएगा। इसका मकसद है आपका ग्लूकोज को पचाना। जो आपका ग्लूकोज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में बैठा है ना, उसी को ये क्या करेगा, पचा देगा, यानी कि 6O2। ये ऑक्सीजन जो आपने सांस लिया था, ये कहाँ चला गया, आपकी कोशिका में चला गया। कहाँ चला गया, कोशिका में। ये नहीं कि जो लिए और छोड़ दिए, लिए और छोड़ दिए, हड़ाक से लिए हड़ाक से छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हड़ाक से लेकर हड़ाक से निकालना होता है तो इस वसम की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, फेफड़ा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आपकी ऐसा हुआ, और इसने क्या किया, आपका ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीकरण किया, इसका अपघटन किया, और इसके दौरान आपका बनता है 6CO2 + 6H2O, और साथ में बनता है बहुत सारा ATP। साथ में क्या बनता है, बहुत सारा ATP। ये ATP आपकी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाती है, और आपके कचरा के रूप में बन गया CO2, और जल बन गया, जो कि इन दोनों को बाहर निकालना होता है। किडनी वाले प्रोसेस में हम जल को देखेंगे कैसे छनन होता है, किडनी कैसे फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को शुद्धिकरण। और लेकिन इस श्वसन वाले प्रक्रिया में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो CO2 बन गया, उस CO2 को अब कोशिका से बाहर कैसे निकाला जाए। तो इसको अब उसी माध्यम से उलट दिया जाएगा, यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस रास्ते से आपका O2 को शरीर में पहुंचाया गया था, कोशिका में पहुंचाया गया था, वहां पे CO2 को भी पूरा खींच के लाके हृदय में लाएंगे, हृदय से पुनः यहाँ लाएंगे, और जो CO2 है उसको फिर से फेफड़ा में छोड़ देंगे, और सांस छोड़ने के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। यही आपका श्वसन होता है, ठीक है ना। अब आप समझिए कि ये फेफड़ा एक मात्र रास्ता है आपका। फेफड़ा क्या है, एक रास्ता है इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का कोशिकाओं में, जो कि हम लोग कल इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। हम तो बस आज रिवीजन करा रहे हैं आपका, ठीक है, जाकि जो नए लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा श्वसन की प्रक्रिया होती है, और कार्य विधि में हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर में सिर्फ आपका ये प्रश्न आ रहा है कि एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। श्वसन तंत्र का स्वच्छ का मतलब है आपका साफ सुथरा। साफ सुथरा मतलब एक साइड में सिर्फ नाम लिखिएगा, दूसरे साइड छोड़ दीजिएगा। बात चलो इधर भी नाम लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, तो फिर खिंचमिच बुझाएगा नहीं, ठीक है। स्वच्छ बनाइएगा, ऐसे एक पार्ट को ढके रहिएगा, एक पार्ट के अंदर को दिखा दीजिएगा, ठीक है। और आपका पता ही होगा, जो भी आपको नाम बताए हैं इधर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। नामांकित का मतलब होगा आपका नाम भी अंकित होना चाहिए। नामांकित, नाम अंकित मतलब नाम के साथ अंकित रहे, और स्वच्छ बनाइए फिगर, ठीक है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न यदि ये कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र का संक्षिप्त विवरण दे। संक्षिप्त में विवरण देने के लिए कह रहा है 5 नंबर है आपका। नंबर से सोचिए कि हमको संक्षिप्त में विवरण भी देना है और 5 नंबर भी लाना है। तो आप एक डायग्राम बना लीजिएगा छोटा सा, और उसको संक्षिप्त में लिखते चली जाइएगा। नासिका रेशम क्या होती है भाई, नासिका रेशम वायु को ग्रहण करती है और यहाँ तक पहुंचाती है। लैरिंक्स क्या होता है, ये श्वास नली में खुलती है। श्वास नली क्या होता है, श्वास नली आपका ये ऐसा नली होती है और 2 भागों में बढ़ जाती है। फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा ऐसा होता है। तो ये आपको श्वसन को संक्षिप्त में आपने समझा दिया, तो आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपका सारे जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हो श्वसन में, जो भी भाग लेते हैं श्वसन अंग, वो सबके बारे में आपको कार्य बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी अब कार्य समझ में आ ही गया होगा, नासिका वेश में क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। नासिका वेश में आप लोग देखे होंगे, नासिका वेश में क्या होता है, ओठ के ऊपर में 2 कपाट खुलते हैं, आपको पता ही होगा। उसी को हम लोग नासिका वेश में कहते हैं। इस वाले पट्टी को हम नासा पट्टी भी कहते हैं।
क्योंकि ये ऐसी पट्टी है जो दोनों वेश्मों को अलग कर रही है। अगर ये पट्टी ना होता तो एक ही में होता ना, गुफा एकदम डायरेक्टली होता, हवा जाता हवा आता। ठीक है, इस वाले जो पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट को बोले नासा पट्टी। ये पट्टी, ये ऐसी पट्टी है जो दोनों नासिका का पार्ट को, नासिका वेश्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नासिका वेश्म बोलेंगे, वेश्म है, नासिका वेश्म को अलग कर रही है। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसी कोशिका पाई जाती है जो रोम युक्त होती है, मतलब बाल युक्त होती है। ये बाल क्या करते हैं, आपके वायुमंडल में जो भी अशुद्धियां हैं उसको रोक लेती है। उसके आगे आप जाइएगा तो कुछ इस तरह यहाँ पे एक म्यूकस का स्राव होता है, रक्त वाहिनियों का मेन जाल होता है, रेड टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा और चिपचिपाहट दिखाई पड़ेगा। ये क्या करती है, आपकी जो भी नाक में श्वसन के दौरान आपने गंदगियां को ग्रहण कर लिया, आपको लगेगा स्वच्छ हवा ले रहे, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं कि जो भी आपको गंदगी जो होती है ना चिपक जाती है, वो आगे नहीं जा पाती, हवा जाएगी लेकिन जो भी उस हवे में महीन महीन धूलकण होंगे वो आपका यहाँ पे चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद आपको पता ही होगा सूख जाती है, फिर उसको पता ही है, तो वो गंदगी होती है, कचरा होती है, फिर लोग कचरे को बाहर निकाल लाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी होती है नासिका का पार्ट। सोचिए अगर ऐसा सिस्टम ना होता तो आपके अंदर कितनी गंदगियां चली जाती। कभी आप धूल गर्दा में देखे होंगे कि जो लोग जैसे कि पत्थर तोड़ने वाले लोग होते हैं मास्क पहन करते हैं, अगर नहीं करते ना सोचिए सारा का सारा अंदर। और जो भी किसान जो खेती बाड़ी में जो पुआल वाल का जो पुष्पन का काम होता है उसमें भी अक्सर लोग आप देखे होंगे कि मतलब गंदगियां ज्यादा छन जाती हैं नाक में, इसीलिए अगर ये गंदगी न छनती है तो पूरे सीधे डायरेक्ट में चली जाती है। यहाँ पर भी छनन होता है, फिर आपके लैरिंज के बाद भी आपका उसमें थोड़ा सा एक प्रक्रिया होती है जहाँ आपका गले में भी छन होती है हवा का, तब श्वास नली में जाता है। श्वास नली के बाद आपका स्वयं नहीं होगा, सीधे ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरे शरीर में जाएगा, पता ही होगा, अब पूरे शरीर से आपकी कोशिका में जाएगा। जैसे कि जो लोग अपन ये धूम्रपान करते हैं, सिगरेट या जो भी धुआं और सुनते हैं, उनके लिए विशेष सूचना ये है, देख लीजिए ये आपकी हवा कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपकी कोशिका तक जा रहा है। अगर आप सिगरेट का धुआं ले रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, CO मिलेगा। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये CO क्या करेगा, ये CO क्या होता है, बड़ी विषैला होता है। विषैला होता भी तो आपकी आंखों में जलन होती है, इतने विषैला होता है, सोच लीजिएगा। ये CO जैसे ही आपका जाएगा तो पता ही होगा भाई हवा ही है, क्या छनना है, उसमें धूलकण हो गए छनेंगे नहीं बोले चला जाएगा। फेफड़े में जाने के बाद ये बहुत गर्म हवा होती है, आपको फेफड़े सिका जाता है, इसको देखते ही ये बहुत ज्वलनशील होती है। ज्वलन मतलब आपकी आंखों में जलन हो जाती है, इसके फेफड़ों में भी जलन उत्पन्न करता है। फेफड़े की जो वायु कोशिका होती है ना, उसकी इतनी महीन झिल्ली होती है, गर्म हवा धुआं जाएगा अंदर, झिल्ली को नाजुक कर देगा, लचीली कर देगा, झिल्ली इफेक्ट हो जाएगी, झिल्ली आपकी फटने फटने भर हो जाएगी। फिर ये आपकी जो CO होता है झिल्ली को पार करेगा तो झिल्ली भी बहुत मतलब अर्धमरी टाइप की हो जाएगी CO को देख के, और ये आपका चला जाएगा रक्त में। और हीमोग्लोबिन काम ही गया, और बता उसको ढोना है तो ये ऑक्सीजन को ढोए या तो CO को ढोए, क्या फर्क पड़ता है। ये CO को भी आसानी से अपने चिपका लेती है और हृदय में पहुंचा देगी। अब सोचिए आप ये CO वाला धुआं, मतलब ये जो आपका सिगरेट वाला जो धुआं है वो आपका फेफड़े में ही नहीं, फेफड़े से आपका कहाँ चला गया, हृदय में, और हृदय से कहाँ चला गया, आपकी प्रत्येक कोशिका में चला गया। इसलिए तो बोलते हैं फेफड़े क्या बोलते हैं, धूम्रपान करने से कैंसर भी होता है, क्योंकि कैंसर होगा नहीं, देखिए कहाँ कोशिका में चला गया, और कैंसर कोशिका से ही तो होता है, कोशिका के अनलिमिटेड विखंडन से होता है। फेफड़ा तो सड़ेगा ही, हृदय भी जाएगा और कहाँ चला जाएगा, कोशिका में चला जाएगा। और कोशिका में जो आपका विखंडन होगा CO2 बनेगा, साथ में जल भी जो बनेगा दूषित बनेगा, और ये कहाँ छनाएगा, किडनी में, किडनी में इफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से सोचिए आपके एक आपकी गलती करने से क्या क्या नुकसान हो रहा है, फेफड़ा के साथ साथ, हृदय के साथ साथ, कोशिकाओं के साथ साथ आपका किडनी भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये श्वसन के कुछ नियम कानून, मतलब ये प्रक्रिया हो गई। अब हम चलते हैं आपके नोट्स की तरफ। आपके नोट्स की बहुत जरूरी है, तो हम एक नोट्स बना देते हैं आपका कि कौन कौन से अंग में क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, बाकी प्रक्रिया आपने समझ गए हैं, बस नोट्स की जरूरत है। तो अभी आप लोग एक नोट्स तैयार कर देते हैं। ठीक है, श्वसन अंग। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपका आएगा श्वसन अंग क्या है। श्वसन का कुछ अंग तो होगा, तो मनुष्य में आपका देखिए नासिका छिद्र, स्वर यंत्र जिसको हम लोग लैरिंक्स कह रहे थे, लैरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। श्वास नली, श्वास नली का एक और नाम है ट्रैकिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं क्या क्या है, दो लाइन, क्योंकि आपको जब संक्षिप्त में आ जाएगा कि मानव श्वसन तंत्र क्या है, संक्षिप्त विवरण दे, तो आपको प्रत्येक अंग के बारे में थोड़ा थोड़ा दो लाइन आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपका संक्षिप्त विवरण कंप्लीट होगा। और अगर आपका पूरी कार्य विधि समझने के लिए कहेगा तो कार्य विधि भी आपको बताएंगे, जिसमें उच्छ्वास, प्रश्वास और आपका हृदय से जो किस तरह से परिवहन करता है
गैसों का आदान प्रदान सब बताना पड़ता है। ये आपका सिर्फ संक्षिप्त विवरण में आपके लिए है। अगर आपको पूरी दीर्घ में समझाना पड़ेगा, उल्लेख करें, मानव श्वसन तंत्र का उल्लेख करें अगर आ जाता है प्रश्न, तो उसमें आपका उच्छ्वास क्या होता है, प्रश्वास क्या होता है और गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, डायग्राम के साथ पूरा समझाना पड़ता है। ये आपका सिर्फ प्रश्न में कहेगा तब जब मानव श्वसन तंत्र का संक्षिप्त विवरण दे तब। ठीक है, तो नासिका क्या होती है, तो आप बताइए ये नासिका क्या होती है। तो मुख गुहा समझाती है ना, मुख के ऊपर होती है ना, मुख के ऊपर नासिका अंदर की ओर खुलती है, अंदर की ओर 2 वेष्टों में खुलती है। कितने में, 2 नली होगा, 2 नली में। ठीक है, 2 वेष्टों में खुलती है, 2 वेष्ट मतलब 2 भाग, वेष्टों में खुलती है जिसे नासिका वेष्ट में भी कहा जाता है। जिसे क्या कहेंगे, जिसे नासिका का वेष्ट में कहेंगे। ये नासा हो गया, नासिका हो गया। नासिका का कितने वेष्ट में है, 2 वेष्ट में है। ठीक है, क्या कहेंगे, जिसे नासिका वेष्ट में कहा जाता है, नासिका वेष्ट में कहा जाता है। ठीक है, इतना काफी है, या इसको आगे और भी लिख सकते हैं। दोनों नासिका वेष्ट में जो होता है नासिका पट्टी होती है, इतना करने की जरूरत नहीं, छोड़िए। और इसमें लिखिए यह जो होती है एपिथेलियम रोम युक्त समझ में आती है, मतलब बाल युक्त, बाल होता है कि नहीं होता, होता है ना, बाल युक्त एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। कौन सी ऊतक, एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है भीतर की ओर कैसी होती है, तो भीतर की ओर म्यूकस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, म्यूकस का चपचपा स्राव होता है, जो चपचपा स्राव होता है जो धूल कण को अंदर जाने से रोकती है। किसको, धूल कण को ना अंदर फेफड़े में जाने से नाक ही क्या करती है, रोक देती है, चिपका देती है, पता ही होगा, फिर उसको लोग साफ करके निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो धूल कण को जो धूल कण को अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, ये आपका इतना काफी है नासिका के बारे में सीखी। ठीक है, उसके घ्राण भी कहते हैं, नासिका का बोलते घ्राण बोलते हैं, घ्राण शक्ति। नासिका से हम लोग सूंघने की क्षमता आती है, उसको घ्राण शक्ति भी कहते हैं, लेकिन लिखने के लिए इतना काफी है आपका। फिर उसके बाद आप आएंगे नासिका के बाद अगला अंग क्या है आपका, लैरिंग्स है, जो स्वर यंत्र कहते हैं। तो स्वर यंत्र क्या होता है, देखिए उसके बारे में आप लिख लीजिएगा, स्वर यंत्र। देखिए स्वर यंत्र को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लैरिंग्स कह रहे हैं। क्या करें हम लोग, लैरिंग्स कह रहे हैं। तो स्वर यंत्र लिख लीजिएगा कि यह नासिका वेष्ट में जो होती है, नासिका स्वर यंत्र में खुलती है। कहाँ खुलती है नासिका, बताइए, नासिका कहाँ खुलती है, स्वर यंत्र में, यानी कि गला कंठ में खुलती है, कंठ द्वार भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो नासिका कहाँ खुलती है, बताइए, स्वर यंत्र में खुलती है, स्वर यंत्र में खुलती है। समझ गए, नासिका कहाँ खुलती है, स्वर यंत्र में खुलती है। नासिका खुलती का मतलब है नासिका कहाँ जाकर बंद, यहाँ सब ये स्वर यंत्र में खुलेगी, यानी कि बंद नहीं हुआ है, ये नली चली रहा है, ये आगे चल के इसमें खुल गई। बड़ी सी नहर थी, ये बंद नहीं हुआ, ये नदी आगे चल के इस वाली नदी में खुल गई, इस वाले में खुल गई, खुली मतलब बढ़ गई आगे चल के। ठीक है, तो क्या खुलती है, स्वर यंत्र में खुलती है। ठीक है, और स्वर यंत्र कहाँ खुलेगा आपका, श्वास नली में खुलेगा। बस इतना काफी है, नासिका स्वर यंत्र में खुलती है। ठीक है, इतना हो गया आप लोग का, इतना आप लोग लिख पाएंगे ना, इतना आप लिख पाएंगे। चलिए अच्छी बात है। नासिका आपका कहाँ खुलती है, स्वर यंत्र में खुलती है। ठीक है, और आपका स्वर यंत्र कहाँ खुलती है, जो गैसों को, गैस समझ में आती है, सांस, जो गैसों को श्वास नली में भेजती है। कहाँ भेजती है, श्वास नली में भेजती है, तो ये आप लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मतलब जो अपनी प्रक्रिया समझा वही लिखना है। नासिका वेष्ट में क्या होती है, तो ओठ के ऊपर, मुंह के ऊपर जो होती है नासिका स्थित होती है। ये 2 वेष्टों में खुली हुई है, रोम युक्त होती है, और जो इसके अंदर में जो होती है चपचपा लसलसा म्यूकस का स्राव होता है, जो धूल को अपने अंदर चिपका लेती है। बस इतना ही तक है ना। फिर उसके आगे का क्या है, गला में कंठ है, लैरिंग्स है, जो हवा को अपने से होकर कहाँ जाने देती है, श्वास नली में जाने देती है। कहाँ जाने देती है, श्वास नली में भेजती है। बस फिर आप श्वास नली बढ़िए इसके आगे कि श्वास नली क्या होता है। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले लिया, ले लीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लीजिए। देखिए
इसमें क्या करना होता है, अगर सिर्फ आपका नामांकित चित्र पूछेगा तो आप ये बनाकर आ जाओगे। अगर आपसे कहेगा कि संक्षिप्त में विवरण दीजिए, श्वसन तंत्र क्या होता है, संक्षिप्त में विवरण दीजिए, तो आप फिगर भी बनाओगे और सभी सारे अंग के बारे में परिचय भी दोगे। ठीक है, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं आपके और आगे वाले अंग की तरफ, जो कि क्या है, श्वास नली है। क्या है आपका, श्वास नली है। बाकी प्रक्रिया में हम आप पूरी तरह समझाएंगे, लेकिन आपको श्वास नली फेफड़ा के बारे में जानना है। श्वास नली, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं बताइए, ट्रैकिया बोलते हैं ना, ट्रैकिया बोलते हैं। ये करीबन यहाँ पे 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है श्वास नली। ठीक है, तो आपका जो होती है लैरिंक्स, स्वर यंत्र का आगे का भाग, स्वर यंत्र श्वास नली में खुलती है। कहाँ खुलती है स्वर यंत्र, तो श्वास नली में खुलती है। ठीक है, श्वास नली में खुलती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, जिसकी लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 10 से 11, 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली पर या ट्रैकिया पर, श्वास नली पर किसकी बताया था ना, जो कुरकुर लगता है जी चिकन में खाने पे, क्या बताया था उसको, उपास्थि। आप जब चिकन में हड्डी चूसते हो तो आपको पता चलेगा कहीं पे कुरकुरा सा मुलायम सा एक हड्डी टाइप का होता है, जो चबाने में कुरकुर लगता है। पानी आ गया। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एक उपास्थि कहते हैं। ठीक है, उपास्थि में बना होता है। तो श्वास नली पर उपास्थि कैसा आपका उपास्थि का बना, अस्थि नहीं है भाई, उपास्थि है। उपास्थि का बना वलय पाया जाता है, बना अर्ध वलय पाया जाता है, या अपूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपूर्ण वलय पाया जाता है। कैसा वलय होता है, अपूर्ण। देखिए यही वाला, ये जो वलय है आपका कैसा है, अपूर्ण है ना, पूरा नहीं है, अभी आधा आधा पकड़ा हुआ है, इसे पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, बताया था ना कि अगर इससे हवा अचानक बाहर निकलेगा तो ये चिपक जाएगा। पता है कि किसी से बोतल गाय में करता है ऐसे चिपक जाता है, तो ये दोनों नसवें चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो पता है ना आपकी टाइम फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये चिपकने से रोकने के लिए आपको जो होता है चिपके ना, उसको उठा के रखा हुआ, उठा के। ठीक है, जैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए हवा खुला होता है, हवा निकलेगा चिपक जाएगा, ये चिपके ना, उसको ये ऊपर उठा दिया ऐसे खींच के, और खींचने के लिए क्या किया है, इसके ऊपर में एक चिमटा जैसा कुछ लगा दिया है, ताकि उसको टाइट रखे ना, ऐसे रखा ना, इसको ऐसे रखे, ऐसे फुलाए रखे, उसको अर्धवलय से बांध दिया है। अर्धवलय से क्या किया है, बांध कर दिया, टाइट रहो भाई, हड्डी भी नहीं है, कैसी है उसमें, अर्धवलय है, वो भी उपास्थि का है। ठीक है ना, तो ये अपूर्ण वलय पाई जाती है। अपूर्ण वलय क्या होती है भाई, इसमें पाई जाती है, अपूर्ण वलय पाई जाती है। खचाक से हवा निकलेगा, खचाक से खत्म, खलास हो जाएगा, पाई जाती है। ठीक है ना, तो भगवान जी को सोच समझ के बनाया है भाई। तो श्वास नली पर उपास्थि का बना अपूर्ण वलय पाई जाती है। ठीक है, अब ये श्वास नली आप देख सकते हो आगे चल के क्या हुआ, 2 भागों में बट गई है। आप देख सकती हो कि श्वास नली 2 श्वसनियों में बटी होती है। श्वसनियों में बट जाती है। श्वास नली आगे चलकर आगे और चलेगी थोड़ी सी। ठीक है, आगे चलकर दाएं और बाएं, कहाँ दाएं एवं बाएं 2 श्वसनियों में बट जाती है। किसमें, 2 श्वसनियों में बट जाती है। ठीक है ना, 2 श्वसनी है ना, 2 श्वसनियों में बट जाती है। ठीक है, किसमें, श्वसनियों में। श्वसनियों पर भी ये वलय पाया जाता है। श्वसनियों पर भी क्या होता है, यह वलय उपास्थि वलय पाया जाता है। ठीक है, उपास्थि वलय पाया जाता है, उपास्थि वलय पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया श्वास नली के बारे में। इसके आगे श्वास नली से हवा कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में जा रहा है। तो अब अगला टॉपिक क्या डालेंगे, फेफड़ा डालेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं। आप लोगों के साथ हम नोट्स बना रहे हैं, समझिए कि आप ही लोग बना रहे हो, ताकि आप लोग लिखो और हम भी लिखे, साथ में दोनों को लिखते हैं। ठीक है, फेफड़ा को बोलते हैं लंग्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग बोलते हैं। ठीक है, लंग्स बोलते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो श्वसनी होती है, ठीक है, 2 फेफड़े होते हैं आपके, दाएं और बाएं 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, दाहिना फेफड़ा और बाएं फेफड़ा। तो फेफड़ा जो होता है आपका वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, आपका वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। वक्ष गुहा समझते हैं कि नहीं समझते हैं, वक्ष गुहा समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है,
मनुष्य के तीन भागों में बांटा गया। ये इधर यहाँ से गर्दन से ऊपर को बोलेंगे हम लोग सिर कहेंगे, ठीक है। ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है जो हिस्सा का बंटवारा किया है। इसके नीचे आप अमाशय बना लेंगे, इसके नीचे क्या बना लेंगे, आपका अमाशय बन जाएगा। ये आपका यहाँ पर लीवर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, लीवर बन जाएगा। यानी कि ये जो आपको सीना होता है ना, सीना जो बोलते छाती सीना, ये जो होता है आपका जो सीना होता है, इसी को हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वक्ष गुहा। और जो इसके नीचे होता है ना, पेट बोलते हैं, पेट बोले या उदर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, उदर कहते हैं, उदर गुहा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में आपके 2 अंग पाए जाते हैं। क्या क्या आपके होते, देखिए आपके फेफड़ा भी वक्ष गुहा में, आपके हृदय भी क्या है, वक्ष गुहा में है। और आपकी पसलियां जो होती है, रीढ़ की हड्डी, हम लोग हड्डी में बढ़ेंगे तो वक्ष गुहा में आपका क्या पाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। बाकी आपके जितने भी पाचन तंत्र का जो भी सिस्टम है ना, अमाशय, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, किडनी, ठीक है ना, गुर्दा, गुद्दे जो भी होते हैं सब कहाँ पाए जाते हैं आपके, वो उदर गुहा में पाए जाते हैं। तो वक्ष गुहा, यहाँ पर फेफड़ा कहाँ पाया जाता है बताइए, वक्ष गुहा में। ये वक्ष गुहा ना है। हृदय भी कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा के थोड़ी सी बाईं ओर होता है, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पाया जाता है, अब याद आ गया आपको, वक्ष गुहा में। और ये वक्ष गुहा का बंटवारा कौन किया है, डायफ्राम। यही जो है आपका डायफ्राम, देखिए, ठीक है ना, डायफ्राम। यह वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह थैलीनुमा, यह कैसी है, थैलीनुमा, ऐसा है ना, यह थैलीनुमा गुलाबी, कैसा, गुलाबी कलर का होता है। स्पंजी, स्पंजी का मतलब वही गद्दी टाइप का, स्पंज टाइप का, गुलाबी स्पंजी संरचना है, स्पंजी संरचना है। कैसी है, स्पंजी संरचना है। यह 2 भागों में बटा रहता है, ठीक है, 2 भागों में बटा है ना, जिसे दाईं एवं बाईं फेफड़ा कहते हैं। दाईं एवं बाईं क्या कहेंगे, फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, दाईं एवं बाईं फेफड़ा कहते हैं। यह प्यूरल मेम्ब्रेन से दोहरी, यह जो होती है आपका दोहरी, कैसी, दोहरी प्यूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली होता है, ठीक है। तो प्यूरल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, घिरी मतलब ढकी, ठीक है, घिरी रहती है। बाकी हम सब समझा दिए, आपके नोट्स के लिए हम लिखते चले जा रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं। यह दोहरी प्यूरल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, ठीक है। ये आपके फेफड़े के बारे में इतनी बात हो गई, पच गई कि नहीं पच गई, पच गई। फेफड़े के बारे में इतनी सारी बात पच गई कि नहीं पच गई, पच गई ना, मेरे ख्याल से पच गई होगी। ये आपकी होगी फेफड़ा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में देखते हैं फेफड़े में क्या होती है, जो श्वसनियां थी वो श्वसनिकाओं में और ब्रोंकस में बटी हुई है, बस ये लाइन इतना है, ठीक है। तो इसमें हम वो भी ऐड कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फेफड़ों में आपकी श्वसनियां जो थी ना, क्या हो गई, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो श्वसनियां होती हैं, श्वसनियां होती हैं, श्वसनियां दोनों फेफड़ों में फैली होती है ना, फैली होती है एवं आगे चलकर महीन समझाती है, महीन का मतलब और महीन का मतलब जो होता है, और महीन मतलब ये देखिए, ये आगे चल के और महीन धागा ऐसे बन जाएगा, धागे नुमा। तो ये आगे चलकर, ठीक है, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसके आगे ऊपर साफ करके हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए हो गया। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये महीन देखिए आगे चल के क्या हो गया, महीन, ठीक है, महीन धागे जैसा ये धागे नुमा संरचना बनाती है, ठीक है, संरचना बनाती है। ये तो बहुत क्लियर है, जो आप देख रहे हो वही लिखना है, हमें याद करना है जी, हम याद किए नहीं, आपको भी याद नहीं करना है, बस यही समझना है और समझ लेना है कि ये आपकी श्वास नली थी, 2 श्वसनी बट गई, ठीक है। दोनों फेफड़ों में ये श्वसनिकाएं बटी हुई है, फैली हुई है ना। दोनों श्वसनियां कहाँ होती है, दोनों फेफड़ों में फैली होती है, श्वसनियां जो है दोनों फेफड़ों में फैली हुई है। और ये आगे चल के आगे चल के और महीन। तो आप जो देख रहे हो वही तो बोल रहे हो, आपको याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, जो हम देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। तो धागे नुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं बताइए, इसका नाम ही तो है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिकाओं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्वसनिकाओं कहते हैं, श्वसनिकाओं कहते हैं, ठीक है। ये श्वसनिकाओं वायु प्रकोष्ठ बनाती हैं। क्या बनाती है बताइए, वायु प्रकोष्ठ बनाती हैं,
कैसे बनाती है? वायु प्रकोष्ठ बनाती है। दोनों फेफड़ों में, आपके दोनों फेफड़ों में जो करीबन जो होती है दोनों वायु प्रकोष्ठ बनाती है, जिसमें पहली देखिए वायु प्रकोष्ठ में क्या होती है? जिसमें वायु संग्रह होता है। क्या संग्रह होता है? इकट्ठा क्या होता है बताइए? वायु क्या होता है? इसी प्रकोष्ठ में आके हवा रुकता है। तो मेरे ख्याल से लगा कि मुझे ऐड करना चाहिए, तो हम ऐड कर रहे हैं। जिसमें क्या होती है बताइए? इसमें वायु क्या होती है? संग्रह होती है। संग्रह मतलब इकट्ठा होती है। वायु क्या हो जाती है? यहाँ पे संग्रह हो जाती है, यानी कि इकट्ठा। ठीक है, जिसमें वायु संग्रह होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अच्छा सा पॉइंट बता रहे हैं कि दोनों फेफड़ों में आपके कितना, दोनों फेफड़ों में लगभग 3 गुना 10⁸ वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितना पाए जाती है बताइए? 3 गुना 10⁸ वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और बताइए इतने सारे वायु प्रकोष्ठ है, श्वसन तंत्र में दिक्कत होगा नहीं ना? ये 3 गुना 10⁸ आपको आसान लग रहा है। जो प्रकाश का वेग होता है बहुत ज्यादा, आपको गिना के दिखा रहे हैं कितना होता है। देखिए आपको हम गिना के दिखा रहे हैं कि ये कितना होता है, 3 गुना 10⁸। 3 गुना का मतलब 3 लीजिए, 10⁸ जैसे 10⁸ आपका 2 का मतलब 100 होता है, 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, 10⁸ का मतलब 8 को 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना करिएगा तो 3 को जो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़, कम से कम दोनों लफ्ज में मिला के, यानी इसमें 15 करोड़ इसमें 15 करोड़ 30 करोड़ ऐसा पाया जाता है। जो आपको देख रहे हैं ना गोल कोठली, ये कोठलियां कितनी होती है दोनों में, दोनों फेफड़ा मिला के 15 करोड़ हे में 15 करोड़ हो में मिला के कब हो गया 30 करोड़। तो 30 करोड़ आपकी ऐसी थैली पाई जाती है जिसमें कि कौन रहता है? वायु संग्रह रहता है। इसी में कौन भरा है? हवा भरा हुआ है। वो तेरी मतलब इसका मतलब हमें समझ में आया एक और बात कि जो भी हम लोग सांस को ग्रहण करते हैं ना, पहला कोठिलों में जाके जमा हो जाता है। ठीक है ना, ये ना कि डायरेक्टली हम सांस लिए डायरेक्टली घुस गया हृदय में, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले सांस जब लेते हैं ना, पहले भरो भाई कोठिला को भरो, पहले फुल करो। सारे जो है 30 करोड़ कोठिला पहले भरेगी, इसमें 15 करोड़ 15 करोड़ भर जाएगी। ठीक है, भरती रहेगी और पीछे का जो था वो कोटा इसमें निकालती रहेगी, है ना भाई। खाली करेंगे, होता है ना कोठिला के नीचे पेंदिया में होता है छिद्र होता है भाई, नीचे से निकालोगे तो ऊपर से भरोगे ना। तो यहाँ से आप भर रहे हो, हवा को भर रहे हो, और यहाँ से हवा इसमें भर भी रही है। और जो पिछले पुरानी थी हवा जो 2 घंटे 3 घंटे पहले लिए थे, वो हवा इसमें रिस जाएगी, इसमें चली जाएगी। ये हृदय में चला गया, कोनो हृदय से निकल कर शरीर में बह रहा है, तो कोनो आपका कोशिकाओं तक चला गया होगा। हमने जो अभी सांस लिया, आप सोचो अभी जो सांस लिया कहाँ गया होगा? और अभी तो फेफड़े में है, और अभी तो कोठलिया में जमा है। कोठलिया में जमा कम से कम 5-10 मिनट तो रहेगा ही, और क्योंकि पहले से ही लोग कितने सारे बैठे हुए हैं, जब तक नंबर तो नहीं लग जाएगा। फिर वहां से वो रक्त वाहिनियों में जाएगा, फिर आपका जाएगा हृदय में जाएगा। मतलब कि जो हम अभी सांस लिए हैं ना, उसको निकलने में काफी टाइम लगेगा। ये 4-5 घंटा बाद निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हवा को जाना है। अभी हृदय में जाएगा, हृदय से पूरे शरीर में जाएगा, पूरे शरीर के वो छोटी छोटी सारी कोशिकाओं में जाएगा, वहां पर अभिक्रिया करेगा, CO2 बनाएगा। फिर वो CO2 वहां से जैसे जैसे गया था वैसे 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 पूरे शरीर से हृदय में आएगा, हृदय से फेफड़ा में तब रहा। इतनी लंबी चौड़ी इसकी कहानी है, इतनी लंबी चौड़ी इसका प्रोसेस है, जो कि हम लोग अभी देखें। तो ये आपको कब लिखना है? जब आपको बोलेगा कि संक्षिप्त विवरण दीजिए, मानव श्वसन तंत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए, संक्षिप्त में समझाइए, संक्षिप्त का परिचय दीजिए कुछ भी। तो आपको ये बनाना है, डायग्राम बनाना है, और सारे डायग्राम को संक्षिप्त में समझा देना। ये संक्षिप्त के लिए था। और या अगर आपको कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र आपका क्या है, नामांकित चित्र बनाइए, तो श्वसन तंत्र की परिभाषा दे देना है और आपको डायग्राम बना देना है। आपसे जितना कहा जा रहा है उतना ही कीजिए। बहुत लोग तो छाप के आते हैं 4 पेज, बोलते नंबर नहीं मिला। क्या का नंबर मिलेगा? आपसे पूछ रहा नामांकित चित्र बनाइए और आपका पूरा उसका खानदान लेके आ जाएंगे, तो मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। फिगर नहीं बनाए, आप पूरा खानदान खतियान लेके आ गए। जो कह रहा है वही कीजिए, ठीक है। और अगर आपसे कहेगा दीर्घ में कहेगा कि पूरा उल्लेख कीजिए, मानव श्वसन तंत्र कार्य विधि का उल्लेख कीजिए, तो अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको कार्य विधि। उसमें उच्छ्वास, प्रश्वास, श्वासोच्छ्वास और गैसों का आदान प्रदान जो टॉपिक रह गया है, हम लोग कल पढ़ेंगे उसकी पूरी की पूरी कार्य विधि। हालांकि आप लोग समझ गए हैं, बस मुझे कल नोट्स लिखवाना है, तो कल आपको पूरा नोट्स तैयार कर देंगे, ठीक है। तो आज वो टाइम हो गया आप लोग का, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और आपको नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।